वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 5 दिसंबर, ठीक है। वीक का फिफ्थ डे है, थर्सडे है, फोर्थ डे आई थिंक। हाँ, तो देख लेते हैं आज क्या क्या है आर्टिकल में। तो देखिए, ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं, 2-3 आर्टिकल्स ही हैं, ठीक है। बहुत कम आर्टिकल हैं आज इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से पर्सपेक्टिव। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल आपका जो है वो है आपको पता है अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, तो फाइनली बीजेपी जो है विक्ट्री ले चुकी है। तो वहाँ पे अब जो है चीफ मिनिस्टर के फॉर्म में ओथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। और ये इनकी पहली जर्नी नहीं है, ये पहले से ही 1997 जब ये 27 साल के तो तब नागपुर के यंगेस्ट मेयर बने थे फर्स्ट टाइम, पहली बात, ठीक है। और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे अपना करियर पॉलिटिकल बढ़ाते गए। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार, हमने याद है झारखंड के इलेक्शंस में या उससे पहले भी जो है इलेक्शन से, जब ये इलेक्शन का चल रहा था तो मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाए थे। या फिर वो भी नहीं है तो आप क्या करो, लक्ष्मीकांत का हमारा जो चीफ मिनिस्टर का जो चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लो, जस्ट एक बार गो थ्रू 2-5 मिनट के अंदर के एक बार देख लेना है मुझे पॉइंट मेन, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए क्या है, अभी कुछ टाइम से महाराष्ट्र की, जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ पूरे इंडिया में 28 स्टेट में महाराष्ट्र की ज़्यादा है, लेकिन देखा गया है कि पर कैपिटा इनकम काफ़ी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। कुछ इश्यूज़ यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। जैसे वन ऑफ द इशू ये है कि पास की जो स्टेट है वहाँ पे लोग माइग्रेट होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे गुजरात में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है बाहर के इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि जो महाराष्ट्र है, यानी उसके जो नए सीएम हैं, अब उन्हें ये सारे इश्यूज़ एड्रेस करने होंगे। इसके साथ ही जो है इन्होंने अपने इलेक्शंस के पोल में ये प्रॉमिस किया कि जो इनकी लड़की बहन योजना है ऑलरेडी, जिसमें 21 से 65 साल की उम्र की जो औरतें हैं, वुमेन हैं, उन्हें महीने 15 जाता था, जो कि ओवरऑल एनुअली जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, एनुअल है ना, पूरे सालाना आय जिसकी 2.5 लाख से कम है, उन फीमेल को, उन घर की फीमेल को महीना 1500 रुपये दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि उसको हम जो है अगर सत्ता में आए तो हम उसको 2100 तक दे देंगे, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ऑल्दो यहाँ पे जैसे कि वो ये पॉलिटिकल ये थोड़ा, बाकी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनकी ओथ कौन दिलाता है, ठीक है। और आगे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ना देखिए, आरएसएस के एक लीडर हैं शशांक चालक मोहन भागवत जी, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसे आपको पता होगा कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के 3rd स्टेज में है, जिसमें आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो कम हो जाती है, दोनों ही स्टेबल हो जाती है। धीरे धीरे इनकी स्टेबिलिटी की जो रेशो है वो और कम हो जाता है, और फिर आप स्टेज 4 और स्टेज 5 में एंटर कर जाते हो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, ठीक है, जो आपने माल्थस की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे फिर आपकी बर्थ कम हो जाती है तो रेशो काफ़ी कम हो जाता है। तो उस पर यहाँ पे कंसर्न दिखाया है, जैसे आरएसएस के लीडर ने ये बात बोली है कि इंडिया की जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम होती जा रही है, लेकिन हमें जो है, जो डेवलप्ड नेशन है ऑलरेडी, जिनकी फर्टिलिटी रेट इंडिया से काफ़ी कम है, जैसे जापान है, कोरिया है, चाइना है, और यूरोपियन यूनियंस के काफ़ी सेवरल कंट्रीज़ हैं जो आज इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि वर्क फोर्स में काफ़ी लो पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो 2060 तक हमारी पॉपुलेशन जो आज 1.4 बिलियन है वो 1.6 बिलियन के आसपास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इशू इंडिया में ना थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशंस के। कैसे? जैसे हमारे पास कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत पुअर हैं, जैसे कि बिहार, यूपी और झारखंड। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसकी इकोनॉमी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और कुछ स्टेट जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में टोटल फर्टिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि ये स्टेट तो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत रिड्यूस हो चुकी है, जिसको बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर फोर्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है इशू 2 अलग अलग क्राइटेरिया में हमें दिख रहे हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो रीजन वाइज हमारे पास जो लेबर शॉर्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है। जैसे अगर आपने रिसेंटली अगर देखा होगा, अभी 1-1.5 साल पहले एक बहुत इशू बना था कि तमिलनाडु में जो है यहाँ पे लेबर्स काफ़ी ज़्यादा बिहार और यूपी से माइग्रेट हो रहे हैं, जो कि उस चीज़ को काफ़ी पॉलिटिकली एक अटेनमेंट दे दिया था, ठीक है, बहुत इशू बना था, लेकिन अब वो थोड़ा पॉलिटिकली सॉर्ट आउट हो गया है ना। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट देखोगे तो हर घर में शायद 1 या 2 बच्चे ही है, और अब आने वाली जनरेशन वो 1 पे ही टिक रही है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि आपका जो लेबर वर्क फोर्स
सेक्टर में कम हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इशू कंसर्न यहाँ पे भागवत जी ने करा है और इन्होंने कहा है कि हमें पॉपुलेशन पॉलिसी पे यहाँ पे जो है काम करना होगा कम्युनिटी वाइज। ठीक है, अदरवाइज़ ये इशू और सीवियर हो सकता है। जैसे कि एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि हमें नोट करने वाली बात एक जो दिख रही है हमारे सोसाइटी में, अभी ना शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है हमारी कम्युनिटी में, हमारे इंडिया के अंदर में। लेकिन अभी देखा गया इन्हीं कम्युनिटी में जो है ये टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। अब मुस्लिम कम्युनिटी हो या शेड्यूल ट्राइब हो या शेड्यूल कास्ट हो, इनमें भी जो है हर घर में जहाँ 5 और 7 और 10 बच्चे होते थे, अब वो 1 या 2 पे ही टिक रहे हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कंसर्निंग वाली बात है ना। तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे 2 डेकेड्स के अंडर में क्या होगा कि ये बाकी जो कैटेगरी हैं, अलग अलग रिलीजन, जैसे चाहे हिंदू हो, रिलीजन हो, बौद्धिज्म हो, ठीक है, उन्हीं की जैसे जैनिज्म, उन्हीं की तरह ही इनकी भी पॉपुलेशन 1 या 2 ही होगी। हर घर में हर एक बच्चा 1 या 2, या एवरेज वुमेन जो है बच्चा जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे इशू ना बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि नेशंस का क्या होता है कि देखिए जैसे ही पॉपुलेशन आपकी डाउन होती है ना, क्या होता है कि ऑल्दो नो डाउट आपका जो इकोनॉमिक रिसोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट तो बड़े लेवल पे हो जाएगा, यानी सबको मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आपको चाहिए होता है लेबर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई भी हो, एग्रीकल्चर हो, IT सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सर्विस सेक्टर हो, कोई भी, जब आपकी पॉपुलेशन ही कंट्रोल में हो जाएगी तो उन स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा, जो आज कुछ स्टेट फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, जैसे भागवत जी ने एड्रेस किया कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 1971 के बाद से पॉपुलेशन सेंसस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की बात करी गई थी, और ऊपर से इसको पॉलिटिकली जोड़ दिया था कि जो डीलिमिटेशन कमेटी है उन्होंने कहा कि हम जो MP का रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन बेस पे ही करेंगे। ठीक है, तो 1971 के बाद से जो आपकी डीलिमिटेशन कमेटी है वो अपडेट भी नहीं करी गई है कि किस सेंसस को लेना है। 1971 के पॉपुलेशन के सेंसस को ही लिया जा रहा है, लेकिन ये 2026 के बाद इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, 2026 के बाद क्या होगा, जब 2026 के बाद जब पॉपुलेशन देखा जाएगा, जहां बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक और केरला में पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन बहुत लो होगा। तो इससे क्या होगा कि जिन देशों ने पिछले 30 साल में पॉपुलेशन कंट्रोल में सबसे ज़्यादा काम किया, उनका रिप्रेजेंटेशन ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे लो है ना। और ऊपर से एक और इशू जो इसका पॉलिटिकल के बाद आ जाता है वो है फिनेंस कमीशन के द्वारा जो बाइफरकेट किया जाता है पैसे हर स्टेट को हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल देखिए आपको पता होगा फिनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत 2 तरीके से काम करती है, एक तो वर्टिकल ट्रांजेक्शन करती है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रांजेक्शन करती है। वर्टिकल में तो ये हुआ कि सेंटर से स्टेट की तरफ जाना, हॉरिजॉन्टल में होगा कि हर एक स्टेट को क्या अमाउंट मिल रहा है, और हर एक स्टेट को पैसे देते हुए ये 4-5 कंपोनेंट्स देखती है, जिसमें से एक कंपोनेंट है आपका पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न हो जाता है जो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो पिछले 30 साल से 1970, 1980 के बाद से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम कर रहे थे, उन्हें रिप्रेजेंटेशन भी कम दिया जा रहा है, ऊपर से जो पैसा फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करता है वो भी कम होगा, क्योंकि वो एक वन ऑफ द कंपोनेंट पॉपुलेशन को देख रही है कि किस बिहाफ पे वो पैसा बांटती है स्टेट्स को। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से कंसर्न जो है इन स्टेट्स में दिख रहा है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इन स्टेट्स के जो CM ने है वो काफ़ी ज़्यादा अर्ज किया है लोगों को, और ये बोला है कि हर घर में अब कम से कम 1 से 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। और इवन तमिलनाडु ने तो स्पेसिफिकली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को हटा के 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, आप 3 चाइल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है कि लेबर शॉर्टेज बढ़ रही है, और आने वाले 10 से 20 साल में तो ये पॉपुलेशन, और क्योंकि एवरेज अगर TN के तमिलनाडु की अगर पॉपुलेशन देखोगे तो एवरेज एज उनकी 35 से 40 है। यंग पॉपुलेशन जो आपके 20 से 30 है वो बहुत कम रेशो है बची है उनके पास, है ना। तो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। तो अब बात आ जाती है कि राइटर ये पूछ रहे हैं कि क्या सच में पॉपुलेशन कम होने से हमारे पास जो लेबर शॉर्टेज है वो सच में हो जाएगी। तो राइटर कह रहे हैं कि पिछले 1 डेकेड से तो हमें नहीं देखने को मिला है। और अभी जैसे केरला है, केरला की भी काफ़ी पॉपुलेशन कंट्रोल में थी, है ना, लेकिन उसने पिछले 1 डेकेड से अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है काफ़ी बढ़ाई है, स्टेबलाइज करी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन कम हो रही है तो हम उसको वापस नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक, इवन इन्होंने ये भी बोला है कि 2036 तक जिन स्टेट की आज टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है वो आने वाले टाइम पे अपनी फर्टिलिटी रेट लॉन्ग टर्म पे बढ़ा लेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ बोली है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास मेजरली लोग हैं वो है इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी बना हुआ रहता है। देखिए क्या होता है कि आपका नेशन ना, हमारा जो देश है ना, वो 90% जो काम करते हैं ना लोग इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, छोटे मोटे दुकानदार हो गए, शॉपकीपर्स हो गए,
या स्ट्रीट दुकान जो ठेली लगती हैं या जो मार्केट में चौपाल लगता है, ये सारे इनफॉर्मल वर्कर्स हो गए जिनकी इनकम जो है इन गवर्नमेंट के टैक्स में कलेक्ट नहीं होता, ये काउंट नहीं होता। अब जब गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में इन लोगों का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो चलो जो प्रोडक्ट है उसमें होता है, लेकिन डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से अब गवर्नमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर्स के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है हमारे नेशन में इनफॉर्मल सेक्टर का। तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हाउस होल्ड्स के लिए अलग से बताया गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमें अब आने वाले टाइम पे ना 60 से 75 के बीच में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो अभी तो 9% है, लेकिन ये बढ़ के नियरली 20% के आसपास हो जाएगी। तो उनके लिए या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब हमें देखना होगा, क्योंकि अभी एज कंपेयर वर्ल्ड के कंपैरेटिवली ओल्ड एज ज़्यादा तो नहीं है इंडिया में, क्योंकि अभी भी काम करने वाले हैं, क्योंकि 60 से 75% वाले जो लोग हैं एज कैटेगरी के वो 9% ही हैं एज कंपेयर वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए एक ऑल्टरनेट वर्क ढूंढना होगा, हमें हेल्थ केयर इंप्रूव करना पड़ेगा इन ओल्ड एज लोगों के लिए। और तो गवर्नमेंट के द्वारा श्रम योगी मानधन योजना जैसे प्रोग्राम्स के द्वारा काफ़ी हद तक यहाँ पे स्पाउस हो गए, जो फीमेल्स होती हैं वहाँ पे फोकस किया जा रहा है उनके हेल्थ, उनके मंथली सैलरीज पे। लेकिन यहाँ पे जो है हमें एक बड़े लेवल पे जिस तरीके से डेमोग्राफिक पैरामीटर चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारी अपनी पॉलिसी, हमारा जो लेवल है, हमारा एनालाइज, हमारा जो पैटर्न है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, विंडफॉल गेन टैक्स है। एक्चुअली ये टैक्स होता क्या है, मैं पहले तो बेसिक बता दूँ विंडफॉल गेन टैक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए ईरान है, इज़राइल है, कोई ऐसी कंट्री, कोई भी कंट्री, इवन इंडिया भी ले सकते हो। अचानक से क्या हुआ अभी ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर छिड़ गया पिछले 2-2.5 साल से। उससे पहले यूएसए और चाइना का वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा था। ठीक है, मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का ही देख लेते, पिछले 1-1.5 साल से तो चल ही रहा है। इससे क्या होता है कि यूक्रेन का जो प्रोडक्ट है, रशिया का जो प्रोडक्ट है, यानी जैसे कि ऑयल प्रोड्यूस करना, आम सेल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होता है कि वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, क्योंकि इन नेशंस को भी चाहिए, अब आर्म्स चाहिए या ऑयल चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इस सिचुएशंस का जो फ़ायदा है वो अदर कंट्रीज़ करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रशिया है, यूक्रेन है। रशिया यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसका, वीट का। अब रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई होने की वजह से, नाटो के कंट्रीज़ के साथ लड़ाई होने से क्या हो रहा है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को यहाँ नहीं ले जा रहा, या फिर यूक्रेन ने यहाँ जिस रूट से रशिया वेस्ट को अपना प्रोडक्ट सेल करता था वो रूट बंद कर दिया। तो अब रशिया को अपना माल तो बेचना है, तो वो क्या करेगा, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और नेशंस में बेचेगा, वो भी कम दाम में, लो प्राइस में। तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मतलब होता है ना, हवा चल गई, अचानक से हवा चल गई भाई, तो उसी वे में उन नेशंस को इस यूक्रेन या फिर जैसे वॉर जैसी कंडीशंस में क्या होता है कि कुछ नेशंस को फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत प्रॉफिट लेती हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उस पर वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है उसको विंडफॉल गेन टैक्स कहते हैं। तो अभी क्या है, पिछले 30 महीने से क्या है, इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट जो डीजल है, पेट्रोल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, इन पे विंड जो टैक्स है वो लगाया गया था। अब इसको यहाँ पे बंद करने की बात चल रही है। और अगर आप बात करोगे तो किस फॉर्म में लगता है, ये एटीएफ के फॉर्म में लगता है, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको सेड बोलते हैं। इसके अलावा ये लगता है डीजल पेट्रोल में। इसके अलावा कॉम्बिनेशन है सेड एंड एड का, एडिशन एक्साइज ड्यूटी, विच इज़ नोन एज अ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के फॉर्म में भी जाना जाता है इसको। और इंडिया ने अभी 2000, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगा हुआ है, इंडिया ने 2022-23 के फिस्कल ईयर में कम से कम 25,000 करोड़ का विंडफॉल टैक्स गेन किया था। उसके बाद से अगर पिछले साल के कंपैरेटिवली 2 साल पहले के देखोगे तो 2024 में 13,000 करोड़ और 2025 के आसपास अभी यानी इस साल 6,000 करोड़ है। मतलब इतना फ़ायदा नहीं रहा, लेकिन हाँ इससे फ़ायदा होता है, इंस्टेंट फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे बोला गया अब इस विंडफॉल टैक्स से थोड़ा लॉस तो होगा, जैसे ONGC, ऑयल है, नेल है, रिलायंस, नारायण एनर्जी, इनको इम्पैक्ट तो पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब इसको हटाने की बात हो रही है, क्योंकि ये देखिए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, जब तक जो कंपनी है फ़ायदा लेती है तब तक जो है गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स लेती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक इशू है, जैसे आपको पता है प्लास्टिक प्रोडक्शन के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली की है ना, एक मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे, साउथ कोरिया पे, जिसपे बात चल रही थी कि अब से जो है इस साल 2025 से, आने वाले 2025 से हमें प्लास्टिक प्रोडक्शंस को बिल्कुल ही बंद कर देना है। ठीक है, इसमें कम से कम 100 से नेशंस आगे आए, इन्होंने बात करी। ठीक है, कि अब एक साथ मिलकर हम प्लास्टिक पोल्यूशंस को एकदम से बंद कर देंगे और हम ना ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये बात तो चल रही थी, लेकिन अचानक से जो
मेजर कंट्रीज है जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कुवैत, रशिया, ईरान, इन सब ने इस रेजोल्यूशन को कैंसिल आउट कर दिया कि भैया नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये वाले नेशंस ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ऑयल से ही जो है बहुत बड़ा जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और नेशंस हैं जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था, जैसे कि अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ठीक है। ये नेशंस थे जो 100 कंट्रीज में से थे जो ये चाह रहे थे कि इस बार इस 2025 से ही जो है अब प्लास्टिक पोल्यूशंस को हम कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्शंस होते हैं उसे बैन कर दें, ठीक है। तो ये एसोसिएशन मीटिंग जो हुई थी साउथ कोरिया की हुई थी और ये किसकी है, यूएन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की है। और ये बाइंडिंग ट्रीटी जो है ये लीगली बाइंडिंग होती है 2024 के एंड से, अब खत्म हो जाता, उसके बाद से ये बाइंडिंग होती है हर नेशंस के लिए, ठीक है। और अगर हम इंडिया का स्टैंड ले तो देखिए इंडिया ने तो सीधा सीधा पहले से हाथ उठा रखा है कि हम नहीं मानेंगे। पहली बात तो देखिए हम डेवलपिंग नेशंस के अंडर में आते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत कम है, ऑलरेडी हम क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ के बिहाफ पे चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आप पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशंस के ऊपर भी सीधा बैन कर दोगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और इस टेक्नोलॉजी को बियर करने के लिए हमारे पास फिनेंस नहीं है, ठीक है। ये कंसर्न रेज करा है इंडिया जैसे नेशंस के द्वारा कि भैया फिर अगर आपको लग रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन बैन होना है तो हमें टेक्नोलॉजी दो, टेक्नोलॉजी के लिए आप फिनेंस बूस्ट करो हमें, ताकि हम अपने जो सप्लाई चेन है उसको हम चेंज कर सके, ठीक है। और ऊपर से इन्होंने ये भी बोला कि देखिए सीधे सीधा ये कहना कि पॉलीमर की वजह से ही डायरेक्टली जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन वो हो रहा है, ये तो फिर सीधा जो है एक निशानेबाजी करने वाली बात है। तो इंडिया इसको सीधा सपोर्ट नहीं करता है। ऊपर से अगर आप एक फैक्ट देखोगे तो प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे कैसे है, 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस होता है एनुअली, 2/3 ऑफ द विच आर शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट विच सून बिकम वेस्ट, 10% ऑफ द प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड हैज बीन recycled so far, और 11 million ton of plastic are currently entering the ocean annually. 46% of plastic waste is landfilled and 70% incinerated. 20 million tons of plastic litter end up in the environment, ठीक है। ये IUCN और UN का जो है डेटा है, ये मेंस में बहुत काम आएगा, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू।